नया लुक है, नया अंदाज है। आज के लेक्चर में कुछ अलग ही बात है बच्चों, क्योंकि मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं अपनी नई टी शर्ट पहन के। देखिए कैसी लग रही है, वाइट कलर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। वो एक थ्योरेटिकल लेक्चर होगा जिसमें मैं पढ़ाऊंगा सिमिलैरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा। और हमें डिससिमिलैरिटीज भी पढ़ना है और इसी तरह लिमिटेशंस ऑफ द कूलम्ब्स लॉ भी पढ़ना है। एक एक करके पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट्स लिखे हैं। इन 4 पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले आइए रिवाइज करा देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। वैसे तो डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में बेटा। तो चलिए आइए देखते हैं। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है या कह लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में एक्ट करता है, चार्जेस के बीच में एक्ट करता है। तो मान लेता हूँ मेरे पास कोई 2 Q1 Q2 चार्जेस रखे हैं और सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या कह लो नेगेटिव नेगेटिव, ठीक। और दोनों को सेपरेट कर दिया गया है बाय अ डिस्टेंस r बेटा। तो क्या होगा, ये Q1 Q2 एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, रिपल्शन फोर्स लगाएंगे या कह लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे। भाई ये Q1 इस Q2 पे इस डायरेक्शन में क्या करेगा, रिपेल करेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा Fe बेटा। इसी तरह Q2 भी इस Q1 पे इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा इस Q1 को बेटा। इस पे फोर्स लगेगा क्या, Fe, ठीक है। और दोनों चार्जेस को सेपरेट कर दिया गया है बाय डिस्टेंस r बेटा। तो यहाँ से हम Fe की वैल्यू कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, वो हमने पढ़ा था क्या बेटा, K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर बेटा, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखिए बेटा, हमने क्या बताया था ग्रेविटेशन में आपको कि हमारे पास अगर कोई 2 मासेज हैं या 2 से ज़्यादा मासेज हैं, हर मास एक दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है बेटा। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, मगर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा। क्या होगा, M1 M2 को सेपरेट कर दिया गया है, 2 मासेज हैं बाय डिस्टेंस r बेटा। ये M1 इस M2 को इस तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा Fg बेटा। इसी तरह M2 इस M1 को इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा और ये फोर्स क्या होगा, Fg होगा बेटा। अगर मैं पूछूं यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, आपने पढ़ी थी, वो थी बेटा Fg इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन r स्क्वायर बेटा, ठीक है। क्लियर कि नहीं क्लियर। यहां पे आपने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर बेटा। K क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट बेटा, आपने पढ़ा होगा। इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, G M1 M2 अपॉन r स्क्वायर। G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बेटा, ठीक है। अच्छा कोई दिक्कत, ये अपना कूलम्ब्स लॉ है और ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है बेटा। तो चलिए पढ़ते हैं सारे पॉइंट्स जो मैंने लिख के लाया हूं पहले से ही। देखिए बेटा, पहला पॉइंट है, पहली सिमिलैरिटी वाली पॉइंट है, दोनों फोर्सेस के बीच में क्या सिमिलैरिटी है, उसका पहला पॉइंट है बोथ फोर्सेस ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों फोर्सेस क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है बेटा। जैसा कि आप देख पा रहोगे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह ये Fg फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है बेटा, r, तो उसी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दोनों फोर्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो फोर्स दोनों के बीच में लग रहे हैं, दोनों फोर्सेस के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों फोर्स के बारे में आप देख सकते होगे कि स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोलिए, बोथ फोर्सेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम बेटा, ठीक है। बोलिए समझ गया कि नहीं समझ गया, पहला सिमिलैरिटी हो गया। दूसरा सिमिलैरिटी देखिए क्या कह रहा है, बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। बोथ फोर्सेस कैसे हैं, कंजर्वेटिव नेचर के। इसका मतलब क्या है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते थे, कंजर्वेटिव फोर्स वो होते थे जिनसे वर्क डन होने पे वो डिपेंड नहीं करते थे पाथ पे। कंजर्वेटिव फोर्स आर दोज फोर्स, द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ बेटा। वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते थे, किसी भी रास्ते से आप जाओ आओ तो उनका वर्क डन सेम होता था। तो वही फोर्स हमारे क्या होते थे, कंजर्वेटिव फोर्स होते थे। आई होप समझ गए होंगे। अब आइए थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। बोथ फोर्सेज आर बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दैट इज, इसका मतलब क्या है, एक्शन रिएक्शन बेटा। जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, ठीक है, हो क्या रहा है, Q1 Q2 पे भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, इसी तरह Q2 Q1 पे भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक इस तरफ Fe है और एक इस तरफ Fe है, दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्स हैं।
दोनों पेयर फोर्स हैं, पेयर में लग रहे हैं बेटा, बोलिए हाँ या ना। एक इस तरफ लगा रहा है, एक इस तरफ लगा रहा है, बोलिए हाँ या ना। Q2 Q1 पे इस तरफ लगा रहा है और Q1 Q2 पे इस तरफ लगा रहा है। तो दोनों कैसे हैं? एक्शन रिएक्शन फोर्स हैं बेटा। जो एक्शन रिएक्शन फोर्स होते थे वो हमारे क्या थे? न्यूटन्स थर्ड लॉ पे बेस्ड थे बेटा। समझ गया बेटा? तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पे बेस्ड है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है। एक्शन रिएक्शन फोर्स वो होते थे जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते थे बट अपोजिट इन डायरेक्शन। हो क्या रहा है? ये Q1 Q2 पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया, सेम उतना ही मैग्नीट्यूड का Q2 भी Q1 पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स वो होते हैं जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसी तरह आप यहां भी देख सकते हो, ये M1 M2 को इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसी तरह M2 भी सेम इक्वल मैग्नीट्यूड से M1 को इस डायरेक्शन में इस फोर्स से खींच रहा है बेटा, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। देखिए एक इस तरफ है और दूसरा इस तरफ है बेटा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा बेटा समझ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए लास्ट वाला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट सिमिलैरिटी का। बोथ फोर्सेस एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये दोनों फोर्सेस हैं जो FE Q1 Q2 है बेटा, ये Q1 Q2 है, इनके जस्ट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। देखिए इन दोनों का जो सेंटर होगा उससे जो लाइन पास कर रही है उसी के अलोंग ये फोर्स लग रहा है बेटा। ये नहीं कि ऊपर लग जाए नीचे लग जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह ये फोर्स भी देखिए लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, दोनों अगर ये आपकी लाइन ज्वाइनिंग सेंटर है बेटा तो इसी के जस्ट अलोंग लग रहा है। वो तो मैंने ऊपर बनाने के लिए दिखा दिया है, अट्रैक्शन तो इस तरफ होगा। ठीक है, समझ गया कि नहीं समझ गया? तो इसका मतलब ये है क्या, बोथ फोर्सेज यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहो या ग्रेविटेशनल फोर्स कहो, दोनों के दोनों कैसे लगते हैं? एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ चार्ज एंड मासेस बेटा, आप कह सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब पढ़ते हैं बेटा डिसिमिलैरिटी क्या होती है, आइए देखते हैं। मिटा दें, कॉपी हो गया होगा अब तक तो। चलिए चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं डिसिमिलैरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट हमसे कह रहा है जो FE है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कैन बी रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव। बेटा मैंने आपसे कहा था भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में लगता है? चार्जेस के बीच में। अगर हमारे पास पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा, प्लस क्यू चार्ज होगा, तो दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सिव होगा बेटा। कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। अच्छा, या नेगेटिव नेगेटिव कह लो, उस केस में भी कौन सा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इस समय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगा? रिपल्सिव लगेगा अगर सेम नेचर के हैं। अगर पॉजिटिव नेगेटिव हैं, अपोजिट नेचर के हैं, तो क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव लगेगा। अगर मैं बात करूं अब ग्रेविटेशनल फोर्स की, कोई मास है मान लो M1 M2 बेटा, ठीक है, M1 M2 कोई मास है और इनके बीच में क्या लगेगा? ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, नॉट रिपल्सिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज कैसा होता है? अट्रैक्टिव। ये M2 इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा FG से, इसी तरह M2 भी अट्रैक्टेड बाय M1 होगा इस डायरेक्शन में, यानी कि अट्रैक्टिव होगा। ये दोनों फोर्स अट्रैक्टिव हैं, रिपल्सिव नहीं है बेटा। ठीक है, सीधी सी बात है। अच्छा समझ गया? अच्छा तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा क्या कह रहा है? FE यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड ऑन मीडियम। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है मीडियम पे बेटा, और जो FG फोर्स है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। इसका क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास कोई Q1 Q2 चार्ज थे, Q1 Q2 कोई चार्ज थे, ठीक है, अगर इनके बीच में क्या लग रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी लग रही होगी? अभी बोलिए कितनी लग रही है? मान लो कि Q1 Q2 बाय R² बेटा। ठीक है, होता क्या था अगर इन दो चार्जेस को जब आपने कहाँ पे रखा है? वैक्यूम में रखा है। क्या रखा है? वैक्यूम में रखा है। तो यहाँ पे K की वैल्यू क्या थी? याद करिए, अगर ये चार्जेस वैक्यूम में रखें तो क्या वैल्यू थी K की? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा। ये क्या था? याद है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या कह लो वैक्यूम। जब आपने चार्जेस को किस में रखा है? वैक्यूम में बेटा। किस में रखा है? वैक्यूम में, या कह लो एयर में रखा है। अगर इन चार्जेस को अगर आपने किस में रख दिया? किस में रख दिया? बोलिए, अगर इस चार्जेस को आपने किस में रख दिया? किसी मीडियम में रख दिया, लिक्विड में रख दिया, या कह लो किसी ऑयल में रख दिया,
किसी लिक्विड में रख दिया तो क्या होगा, मीडियम में रखने से क्या होगा, इन दोनों के बीच में अगर कोई मीडियम आ गया इन दो चार्जेस के बीच में, तो आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाती थी, किसी मीडियम में ER टाइम्स डिक्रीज कर जाती थी। मीडियम की फोर्स जब आप किसी लिक्विड में रख दोगे उस समय जो मीडियम में फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या था, ER टाइम्स डिक्रीज कर जाता था। जो भी फोर्स वैक्यूम में थी उससे ER टाइम्स डिक्रीज कर जाता था। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। कैसे करता था भैया, लेक्चर देखो, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। इसीलिए मैंने ये वाला लेक्चर उस लेक्चर के बाद में बनाया है ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। तो जैसा कि देख पा रहे हो भाई, मीडियम चेंज कर दोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, अब मैं बात करूँ, अगर मैं बात करूँ अब ग्रेविटेशनल फोर्स की, मान लेते हैं कोई M1 M2 फोर्स है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो चाहे वैक्यूम में रखो चाहे किसी दूसरे मीडियम में रख दो, पानी में रख दो, लिक्विड में रख दो, ऑयल में रख दो, ठीक है, दोनों मासेस को, उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। समझ गए? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है बेटा हमसे। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि Fe क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्गर फोर्स है, बहुत ही, इसकी जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। बोलिए हाँ या ना? क्यों? क्योंकि आपने एक रिलेशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? वो पढ़ा था क्या आपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता था, 10⁻43 टाइम्स क्या होता था, ग्रेविटेशनल फोर्स होता था। बोलिए हाँ या ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻43 टाइम्स ग्रेटर है। हाँ या ना? अरे भैया 10⁻43 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे ग्रेविटेशनल फोर्स को, तब जाके बनेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बोलिए हाँ या ना? समझ गए? इसीलिए कह रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ गए? अच्छा बेटा, चलिए मिटा दें। क्लियर कि नहीं क्लियर? चलिए अब पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी खत्म हो गई है, अब सिर्फ कूलम्ब्स लॉ पे हमको क्या पढ़ना है, लिमिटेशन क्या थी, मिटा दें। चलिए तो चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ की क्या लिमिटेशन है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, कूलम्ब्स लॉ वैलिड ओनली फॉर चार्जेस एट रेस्ट। बेटा कूलम्ब्स लॉ तब तक वैलिड है जब तक हमारे पास जो Q1 Q2 चार्जेस थे वो रेस्ट पे थे, और एटलीस्ट वन। इसका क्या मतलब है, आइए समझते हैं बेटा। जैसे कहूँ मैं कि हमारे पास एक कोई Q1 चार्ज है और एक कोई Q2 चार्ज है बेटा, भाई दोनों चार्ज रेस्ट पे हैं। क्या, अगर मैं कहूँ दोनों चार्ज रेस्ट पे हैं, आर मतलब रेस्ट पे हैं बेटा, दोनों चार्जेस रेस्ट पे हैं, तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर दोनों चार्ज मोशन में है, कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है बेटा। अगर दोनों चार्ज मोशन में है तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है, इस समय कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है। दोनों रेस्ट पे हैं, आर आर यानी कि रेस्ट पे हैं दोनों चार्जेस, तो वैलिड है बेटा। अगर एक चार्ज रेस्ट पे है, रुका हुआ है, और दूसरा वाला मोशन में है, तब भी कूलम्ब्स लॉ वैलिड है। तभी तो लिखा है एटलीस्ट वन, कम से कम एक चार्ज रेस्ट पे होना ही चाहिए। तो मान लेते हैं एक चार्ज हमारा रेस्ट पे है और दूसरा वाला मोशन में है, तब कूलम्ब्स लॉ तब भी वैलिड है। कूलम्ब्स लॉ तब वैलिड नहीं है जब दोनों चार्ज मोशन में है, हिल डुल रहे हैं, खेल रहे हैं। ठीक है, क्लियर? अच्छा बोलिए, समझ गया? इसको मिटा देते हैं। अब देखिए सेकंड पॉइंट रीड करिए बेटा, क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल है ये भी। कह रहा है कूलम्ब्स लॉ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइए पढ़ते हैं पहले कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होते हैं। आप कहोगे पॉइंट चार्ज है मतलब एक छोटे से चार्ज है, पॉइंट के बराबर बहुत छोटी छोटी चार्जेस, उनके लिए वैलिड है? नहीं बेटा, पॉइंट चार्ज का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि सिर्फ छोटे वाले चार्जेस के लिए कूलम्ब्स लॉ वैलिड है। हाँ भाई, मैं कह सकता हूँ कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज हैं, मान लेते हैं एकदम छोटे छोटे चार्जेस हैं, ठीक है, इनको पास में भी रख दोगे, इनको एकदम पास में रख दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कूलम्ब्स लॉ वैलिड है। दूर में रख दोगे पॉइंट चार्ज को तब भी ये वैलिड होंगे बेटा, तब भी ये पॉइंट चार्ज वैलिड होंगे। अच्छा, अगर मेरे पास कोई बड़े चार्जेस हैं, अगर मेरे पास कोई बड़े चार्जेस हैं, क्या उसमें कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है? जैसे मैं कहूँ यहाँ पे हमारे पास एक कोई बड़ा सा चार्ज है Q1 और एक कोई यहाँ पे Q2 बेटा।
अब ये इतने बड़े बड़े चार्ज, मैंने तो छोटा बनाया, बहुत बड़ा चार्ज है समझो, ठीक है, और इनको एकदम पास में रख दिए हैं, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो तो पहले से कम है, और इतने बड़े बड़े चार्ज को पास में रख दियो तो ये पॉइंट चार्ज नहीं कहलाएंगे। पॉइंट चार्ज ये तब कहलाएंगे जब इनके बीच में डिस्टेंस आप बढ़ा दो। क्लियर कि नहीं क्लियर? बहुत दूर कर दो। क्लियर कि नहीं क्लियर? मैंने क्या किया है, अगर हमारे पास बहुत बड़े बड़े दो चार्ज हैं और उन दो चार्जेस को पॉइंट चार्ज बना करके कोलम्स लॉ वैलिड कराना है, तो उन दोनों बड़े बड़े चार्जेस को बहुत दूर दूर रख दो, एक को उधर रख दो, एक को इधर रख दो, तो वो पॉइंट चार्ज बन जाएंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए हाँ या ना। अरे भाई दूर दूर रख दोगे तो क्या देखोगे, आप यहां से देखोगे, अरे यहां से इतनी दूर है कि एकदम पॉइंट चार्ज दिख रहा है छोटा सा, इसी तरह इधर वाले चार्ज को देखो एकदम छोटा सा। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट चार्ज वो नहीं कि सिर्फ छोटे चार्जेस हैं, छोटे चार्ज हैं पास में रखो दूर में रखो, पॉइंट चार्ज कोलम्स लॉ वैलिड। अगर बड़े चार्ज हैं उनको कोलम्स लॉ वैलिड कराना है तो दूर दूर रख दो, तो वो भी तो पॉइंट चार्ज कहलाएंगे अगर बड़े चार्ज हैं, अगर उनको दूर दूर रख दिए तो, क्योंकि यहाँ से जब देखोगे इतनी दूर है कि एकदम पॉइंट दिखेगा। बोलिए हाँ या ना। इससे बेहतरीन क्या एग्जाम्पल दें? बोलिए समझ गया? अच्छा अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है बेटा हमसे। थर्ड पॉइंट कह रहा है कोलम्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, अच्छा कोलम्स लॉ एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है भाई। ग्रेविटेशनल लॉ क्या है? एक यूनिवर्सल लॉ है, क्योंकि उसकी जो जी थे, बोलिए कैपिटल जी, यूनिवर्सल कांस्टेंट था जी, उसकी वैल्यू क्या थी? यूनिवर्सल थी, सब जगह पे सेम थी, चेंज नहीं होती थी। मगर ध्यान दीजिए बेटा, कोलम्स लॉ इज नॉट वैलिड, या कह लो हर जगह वैलिड नहीं होता है, सॉरी वैलिड होता है, सॉरी गलती बोल के भैया माफ करिएगा। कोलम्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सल लॉ, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। इसकी वैल्यू जो कोलम्स फोर्स की आई थी वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने क्या पढ़ा था? बिकॉज वैल्यू ऑफ के इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम। के की वैल्यू डिपेंड करती थी मीडियम पे बेटा। ठीक है, देखिए जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, या कह लो कोलम्ब फोर्स, बात वही है बेटा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बेटा। जो ये के था ये डिपेंड करता था किस पे डिपेंड करता था? मीडियम पे, मीडियम पे करता था भाई। मीडियम पे डिपेंड कर रहा है तो फॉर डिफरेंट मीडियम इसकी डिफरेंट वैल्यूज होंगी। समझ गया कि नहीं समझ गया? वैक्यूम में अलग होगी, पानी में डालोगे अलग होगी के की वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कोलम्ब लॉ है वो एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है। समझ गया कि नहीं समझ गया? क्लियर? तो ये था पूरा थ्योरेटिकल लेक्चर। जो बच्चे क्लास 12th में थे उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उनके स्कूल्स में स्कूल लेवल पे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, शायद आ भी सकता है। ठीक है, मगर जेई नीट वाले बच्चों के लिए सिर्फ ये सब तो पढ़े होंगे, समझ में भी आया होगा पहले से। जो बच्चे देख रहे होंगे उनको भी मज़ा आया होगा, आई होप। तो चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। लेक्चर हो गया ख़त्म, चलिए।